तो मैंने भी स्टार्ट रेसलिंग से ही की थी। उसके बाद में फिर 2015 में एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को लेफ़्ट लेग एम्पूटेट करनी पड़ी थी। फिर 2 साल के बाद में मेरे को समझ में आया कि 9 to 5 जॉब नहीं हो सकती मेरे से। तब फिर पैरा एथलेटिक्स के बारे में पता लगा मेरे को, तब फिर पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। और फिर जेवलिन अच्छा लगा देखने में कि हाँ, दूर जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, तो अच्छा लगा। आई थिंक आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपकी सराउंडिंग्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जो मेरे दोस्त हैं, मेरा जेवलिन का एक प्रॉपर ग्रुप है सोनीपत में, तो वो इतना पॉजिटिव है कि वो कभी डिमोटिवेट नहीं होने देता। मैं हूं आपकी होस्ट एकता बिश्नोई। इस श्रृंखला में मैं आपकी मुलाकात ऐसे एथलीट्स से कराती हूं जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज न केवल एथलीट्स को बल्कि हर भारतीय को प्रेरित करती है। आप सभी ने जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही एक और एथलीट से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने न सिर्फ भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में, एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है जेवलिन थ्रो में। सो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक और एथलीट से, जिनका नाम है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने न सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि रिसेंटली हुए एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। सुमित अंतिल हरियाणा के रहने वाले हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं सुमित अंतिल से। थैंक यू सो मच मैम। सुमित, हमने सुना है आप पहले रेसलिंग किया करते थे, फिर कैसे ये पहलवानी छोड़ के जेवलिन हाथ में ले लिया आपने? जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं वहाँ पे रेसलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैंने भी स्टार्ट रेसलिंग से ही की थी। उसके बाद में फिर 2015 में एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को लेफ़्ट लेग एम्पूटेट करनी पड़ी थी। ओह, क्या एक्सीडेंट हुआ 2015 में? बाइक से एक्सीडेंट हो गया था ट्रैक्टर के साथ में। तो उसके बाद में फिर दिल्ली बेस हॉस्पिटल में, जो आर्मी के अंडर में आता, तो वहाँ पे लेके जाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को एम्पूटेट करनी पड़ी लेग। उसके बाद में फिर 2017 में 2 साल तो मैं ऐसे ही लेग को सेट करने में लग गए, और फिर एक्सीडेंट के बाद मैं ये सोचा कि पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तो जब आप पढ़ रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? जी, मैं 12th क्लास में था मैम। तो उसके बाद में फिर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद में फिर 2 साल के बाद में मेरे को समझ में आया कि 9 to 5 जॉब नहीं हो सकती मेरे से। तब फिर पैरा एथलेटिक्स के बारे में पता लगा मेरे को, तब फिर पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। और फिर जेवलिन अच्छा लगा देखने में कि हाँ, दूर जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, तो अच्छा लगा, तो फिर जेवलिन स्टार्ट कर दिया। जेवलिन स्टार्ट किया जी। और जब एक्सीडेंट हुआ फिर आपने ये सोचा कि आप मुझे अभी पैरा एथलेटिक्स में जाना है, तो उसमें आपके घर पे कौन कौन है और आपका परिवार से इसको कैसे आपको समर्थन मिला कि अभी आप 9 to 5 जॉब नहीं, चलिए स्पोर्ट्स में आ जाइए? 2017 जब मैंने गेम स्टार्ट किया, उससे पहले मेरे को एक जॉब ऑफर आया था पूना से, बट उस टाइम पे मैं रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए। फिर मेरे गांव में एक पैरा एथलीट है, राजकुमार हुड्डा भाई साहब, उनसे पता लगा। मेरे को पता भी नहीं था कि पैरा गेम्स होते हैं या ऐसा कुछ। उसके बाद में फिर पता लगा कि हाँ, ऐसे ऐसे पैरा एथलेटिक्स भी होता है। फिर जिस स्टेडियम में मैं रेसलिंग करता था उसी में गया मैं, साई सोनीपत में। वहाँ पे मैंने देखा कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं पैरा एथलेटिक्स में। उसके बाद में जेवलिन स्टार्ट किया। तो जेवलिन ही क्यों पैरा एथलेटिक्स में? अच्छा लगा मैम, जब सीनियर एथलीट्स देखे मैंने वहाँ पे, काफ़ी सारे सीनियर एथलीट्स थे उस टाइम पे, तो कि काफ़ी दूर जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी अच्छा लगा देख के। और फर्स्ट टाइम जब मैं जेवलिन ऐसे ही रखा हुआ था वहाँ पे, तो मेरे को लगा कि 700-800 रुपये का होगा, तो ऐसे ही मैंने उठा के फेंक दिया। तब सीनियर्स ने बताया कि 1.5 लाख की एक जेवलिन आती है। तो फिर वहीं पे मैंने उस जेवलिन को वापस आराम से रख दिया कि कहीं टूट टाट गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर आपने डिसाइड किया? फैमिली ने उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया। फैमिली सिर्फ ये चाहती थी कि कुछ भी करे लाइफ में खुश रहे, और फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक थे, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने दी घर वालों ने। जैसा आपने बताया सुमित, 2015 में एक एक्सीडेंट में आपने एक पैर खो दिया। इतने सालों से आप तब तक 12th में थे, तो 17-18 साल के रहे होंगे। तो 17-18 साल तक आपके पास दोनों पैर थे, और सडनली लाइफ में आपने एक पैर खो दिया। तो कैसे उस बात को आपने एक्सेप्ट किया कि अभी मेरे को कैसे इसके साथ रहना है, और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से उसमें आपने वो टाइम बहुत ही मुश्किल होता है मैम, क्योंकि मेरा अभी तक याद है, रात को एक्सीडेंट हुआ था, और सुबह जब
क्योंकि जाते ही मेरे को बेहोश कर दिया गया था। सुबह जब उठा तो एक पैर काट दिया था डॉक्टर्स ने। तो टाइम लगता है, टाइम के साथ हर घाव हील हो जाता है। एक टाइम आता है जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है वो चीज़ कि हाँ अब वो नहीं है, आपको उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। तो आई थिंक टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हील कर देता है उस चीज़ को। बट मैंने बहुत सारे, जैसे मैं ALC सेंटर पूना में गया क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो पूना में लिम लगाया था मेरा सबसे पहला लिम, जो आर्मी के अंडर में आर्टिफिशियल लिम सेंटर। तो वहाँ पे मैंने दूसरे जो यंग बच्चे आए हुए थे उन एक बात बहुत ही नोटिस की कि ऐसा कुछ होने के बाद में बच्चे नशे की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो जाता है उनका, क्योंकि जीना तो ठीक क्योंकि है, वो एक ये तरह सोचते हैं है। कि हमारी हाँ। ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। और मेरी फैमिली ऐसी थी कि मेरे को उस स्टेज पे जाने से रोक दिया उस टाइम पे। और एक ना एक दिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़, तो वो टाइम के साथ भी होगी। बट आप कुछ तो खो चुके हो, बट ऐसा ना हो कि कुछ गलतियां करके आप अपना सब कुछ खो दो। तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि बाई चांस आपके साथ में ऐसे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हो गया है। और प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप उसको जितना छोटा मानोगे उतनी छोटी हो जाएगी। बहुत सही बात कही। जब मैं दिल्ली में था तो मेरे को ये लग रहा था कि हाँ मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट जब मैं आर्टिफिशियल लिम सेंटर में गया तो मैंने बहुत ही वर्स्ट केसेस देखे। तो वहाँ पे मेरे को वाकई में फील हुआ कि हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत ही लकी हूँ मैं कि इतने में ही होके रह गया। तो आई थिंक वो सब चीज़ें अगर जो आप देखोगे तो श्योरली आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उन चीज़ों को। जैसा आपने बोला कि जो कमी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो एक्सेप्ट करना तो चलिए एक बात है, लेकिन उस कमी को एक्सेप्ट करके उसको अपना हथियार बनाना और कुछ ऐसा करके दिखाना समाज को, ये कहाँ से इतना आपको अंदर से मोटिवेशन आया कि मैं इस कमी से अभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा? जब मैम आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, बाई चांस आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो आपने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हो गई है वो, अभी इसके साथ ही जीना है। तो फिर मैं एक पैरा एथलीट है ओसर पिस्टोरियस, उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ था। 2012 पैरालंपिक्स में वो एबल्ड एथलीट्स के साथ में compete किया था उन्होंने। तो वो एक चीज़ अलग सी लगी मेरे को उस टाइम पे कि हाँ आई थिंक 12 या 16 में compete किया था उन्होंने, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। बट फिर वो हुआ कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ पैरा एथलेटिक्स का सफ़र। फिर जब गेम स्टार्ट किया तो यही सोचा था कि करना है तो 100% देना है इसको। ऐसा नहीं कि दो नाव में पैर नहीं रखने, बाई चांस स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स ही करना है, फिर दूसरी चीज़ सोचनी नहीं है। तो आई थिंक अगर जो आप में ये रिस्क लेने का वो है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। बस अपना 100% देना है किसी बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसको रिस्क उठाना ही पड़ता है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा अवार्ड होगा। तो आपने रिस्क उठाया और देखिए हम सभी भारतीयों को आप पर नाज है इसके लिए। आपने सुमित 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा एथलेटिक्स में आपने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही में आपने न सिर्फ एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता बल्कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कैसे लगातार आप ये इतना अच्छा बढ़िया प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पे दे पाते हो? क्या तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए फिजिकली? काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है मैम, बट कोशिश यही रहती है कि जो हम येस्टरडे थे आने वाले कल में उससे बेटर हों। तो अपनी लिमिट्स को जिस तरह से हम पुश कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग आप एक्सपेरिमेंट करके अपनी बॉडी पे, कोशिश यही रहती है कि कल हमने 70 मीटर लगाई थी तो आने वाले कंपटीशन में 71 या 70 पॉइंट समथिंग भी लगेगी तो ठीक है, बट डाउन जाएगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कोशिश यही रहती है कि अपने ही मतलब जो मार्क सेट पिछले कंपटीशन में किया था उसको थोड़ा थोड़ा अपने आगे बढ़ाए। कितने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं आप रोज? 7 घंटे तो हो ही जाती है मैम, दोनों टाइम की मिला के, सुबह शाम। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन कितनी दूर है। बाई चांस हम ऑफ सीजन में हैं तो थोड़ा लंबे समय तक वर्कआउट करते हैं। अच्छा। बट कंपटीशन टाइम पे थोड़ा वर्कआउट को कम और रिकवरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी होती है प्रॉपर कि इस टाइम पे कितना वर्कआउट अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। नहीं तो 7 घंटे जनरली बाई चांस हम कंपटीशन के टाइम पे 7 घंटे वर्कआउट करेंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके कोच डिसाइड करते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे कोच है अरुण कुमार, वो डिसाइड करते हैं
पहले मैंने नवल सर के पास में किया है, वीरेंद्र धनखड़ भैया के पास में किया, अभी मेरे कोच ही हैं। तो कोच ही बनाते हैं सारा शेड्यूल, किस टाइप मतलब कैसा वर्कआउट होगा और कैसे होगा, सब कोच पे ही छोड़ रखा है हमने। तो मैं आपने बताया आप 7 घंटे ट्रेनिंग करते हो, तो क्या रहता है ये 7 घंटे ट्रेनिंग में? सुबह में क्या है, शाम में क्या है, रेस्ट मिलता है कि नहीं आपको? रेस्ट मिलता है मैम। तो ट्रेनिंग कैसे रहती है आपके 7 घंटे? हम 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाता हूँ मैं। 7 बजे मेरे को ग्राउंड पे होना है। सर्दियों में भी? सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठंड में तो 6 बजे पहुँचना होता है। तो 1 घंटा पहले उठ गए, फिर थोड़ा बहुत जैसे गर्म पानी वगैरह, या फिर कोई कुछ प्री वर्कआउट मील है आपके पास में तो प्री वर्कआउट मील लेके। क्या लेते हैं प्री वर्कआउट मील में? कुछ भी, हम थोड़ा बहुत कार्ब्स हो गए, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, या थोड़ी बहुत दही होगी, या फिर नॉर्मल गर्म पानी, चाय होगी मैम। और फिर उसके बाद में हम ग्राउंड पे चले जाते हैं। ओके। ग्राउंड पे हम बाई चांस हमारा ऑफ सीजन है तो 10-11 भी बज जाते हैं हमें वर्कआउट में। उसके बाद में फिर तो थोड़ा लगातार 4-5 घंटे ट्रेनिंग रहती है। बीच में फिर जैसे अमीनो वगैरह ड्रिंक्स होती हैं वो ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। फिर ब्रेकफास्ट होता है 10:30-11 बजे के आसपास। ओके। फिर घर पे आराम से रूम पे, बाई चांस मैं कैंप में हूँ तो रूम पे जाके आराम से सो जाऊँगा मैं, रेस्ट करूँगा। 2 बजे के आसपास लंच होता है, 2-1:30-2 बजे के आसपास। उसके बाद में फिर मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है शाम को हैवी वर्कआउट होगा, फिर हैवी होगा। तो बाई चांस हम 4 बजे, सर्दियों में अभी जैसे 3:30 बजे का टाइम है ग्राउंड का, तो 3:30 बजे पहुँचना ही पहुँचना है। तो 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है रूम से, बाई चांस कैंप में हो तो वहाँ पे कोच साहब मिलते हैं। फिर उसके बाद 7-8 बज जाते हैं हमें वर्कआउट करते करते। और फिर उसके तो बाद इतना सर्दी में भी सुबह और शाम में पूरा ग्राउंड में वर्कआउट रहता है? नहीं मैम, एक प्रॉपर सेट होता है वर्कआउट का कि इस टाइम पे आपको जिम में वर्कआउट करना है या आउटडोर वर्कआउट करना है, या आपका बाई चांस रिक्रिएशन टाइम है तो आपको बाई चांस कोई और स्पोर्ट्स खेलना है तो वो कौन सा खेलना है। तो एक प्रॉपर टाइमिंग रहती है, प्रॉपर सेट होता है पूरे वीक का बाई चांस। और फिर उसमें भी लोडिंग फेज़ है या फिर रिकवरी फेज़ है या स्पीड वर्क है, उस चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मैं वर्कआउट। तो रोज 7-7 घंटे का वर्कआउट, कभी मन नहीं करता कि आज तो मैं नहीं करूँगा और कोच कुछ भी बोले? गुस्सा नहीं आता कभी कोच के ऊपर? कोच के ऊपर तो नहीं मैम, बट कभी कभी होता है कि नहीं वर्कआउट का मन कर रहा, तो वो कोच का काम है कि कैसे मेरे से वर्कआउट करवाना है, वो रिक्रिएशन के रूप में करवाना है या फिर कोई फ़न एक्टिविटी करवानी है या कुछ भी। तो क्या फन एक्टिविटी? और जैसे फ़न एक्टिविटी में मैम जैसे बाई चांस ये बोल देंगे कि उनको पता है कि एक बार बॉडी वार्म अप होगी तो फिर वर्कआउट हो जाएगा। तो जैसे बैडमिंटन खिला दिया, बास्केटबॉल खिला दी, या फिर ऐसे ही कोई कि चल मेरे साथ रनिंग कर ले थोड़ी सी, तो ऐसे ही कुछ भी। या फिर बाई चांस बिल्कुल ही मन नहीं है कि आज ग्राउंड पे ही नहीं रहना, तो फिर जैसे हम पूल खेलने चले जाते हैं कभी कभी, मतलब दोस्तों के साथ में थोड़ा बैठ जाते हैं तो उससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। घूमने का शौक है सुमित को, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ? घूमने का नहीं है मैम, मेरे को फ्रेंड्स के साथ वैसे टाइम बिताने का शौक है, मतलब बैठ के एक जगह पे बातें करके। घूमने का तो नहीं। जाने का, मूवी देखने का? नहीं मैं इवन फॉरेन में भी जाता हूँ तो बहुत कम घूमता हूँ मैं। जब तक मैंने सबसे टोक्यो में सोचा था कि हाँ मैं घूमूंगा मेडल आने के बाद में, तो मेरे को ये तब तक रूल रेगुलेशन नहीं पता था कि आप विलेज से बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन थी। तो मेरा मेडल आ गया तो 3 दिन थे मेरे पास में, 3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, तीनों दिन मेरे इंटरव्यूज़ में निकल गए वहाँ पे तो ऐसे कुछ। आईफिल टावर देखने गए अब की बार, तो अभी हम गए थे 14 जुलाई को, 14-15 जुलाई को, बट वो भी नहीं देख पाए क्योंकि वो उस टाइम पे बंद होता है फ्रांस। 2 दिन थे हमारे पास में, वो दोनों दिन बंद था फ्रांस, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस डे था, हमें बताया गया कि बंद है यहाँ पे आज सब कुछ। तो घूमने से ज़्यादा दोस्तों के साथ गपशप मारने का शौक? हाँ, मतलब सारे दोस्तों को बुला के एक जगह पे बैठ के और बातें करने का शौक है, घूमने का तो ऐसा नहीं है। सो आपने जैसा कहा आपको दोस्तों के साथ टाइम बिताना पसंद है, तो ये दोस्त क्या आपके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं कि सिर्फ मतलब ये वैसे दोस्त हैं कि गप मारने के वाले दोस्त हैं? नहीं, दोनों है मैम। ट्रेनिंग वाले तो बहुत ही मतलब मजाकिया हैं। मेरे को अभी तक याद है, एक हमारे ग्रुप में नारायण लड़का है, तो ऐसे ही हम बैठ के बातें कर रहे थे। उस दिन वर्कआउट नहीं था, रेस्ट डे था हमारा, तो कोच साहब ने उसको बोला कि वो रोटी बहुत ज़्यादा खाता है, तो कोच साहब ने बोला कि बहुत ज़्यादा इससे पेट निकल जाएगा तेरा,
वो है भी थोड़ा सा मोटा, तो बोलता ठीक है कोच साहब मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो 10-15 मिनट बाद फ़ोन करके बोलता है कि भाई मेरी 10 रोटी रख देना। तो कोच साहब ने वहीं पे सुड़ा इसको फिर। आप कैसे अपना डाइट को एकदम मेंटेन रखते हैं? आपको नहीं लगता कि मतलब खाने का मन कर रहा है और ऐसा हुआ था कि भूख लग रही है लेकिन मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ आज? कोई भी एथलीट होता है मैम, शुरू में करता है गलतियाँ डाइट को लेके, बट जब उसको बाई चांस वो गोल को अचीव नहीं कर पाता उस टाइम पे, या फिर उसको एक टाइम के बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ बाई चांस कोच मना कर रहा है किसी चीज़ को, तो एक रीज़न से मना कर रहा है। तो बाई चांस कोच हमें मना कर रहा है कि अभी तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मीठा नहीं खाना, तो आई थिंक वो फिर काफ़ी इंटेंस वर्कआउट होगा उस टाइम पे। बाई चांस आप खाओगे तो ग्राउंड पे फिर या तो आप उसका असर पड़ता है। असर दिखेगा या आपसे होगी नहीं वो ट्रेनिंग। तो अभी तो समझ में आ गया, बट पहले तो ऐसे था कि कुछ भी खा लिया, क्योंकि जैसे मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ, ऐसे एक कहावत थी कि थ्रोअर्स तो कुछ भी खा लेते हैं, इनको डाइट शेड्यूल मेंटेन रखने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ भी खा लेता था, बट उसका फिर असर दिखा मेरे को कुछ टाइम के बाद में। फिर उसके बाद में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगा। तो क्या रहता है आपकी डाइट में जनरली, क्या खाने में? वैसे तो मैम न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करता है कि किस टाइम पे क्या खाना है, बट जनरली थोड़ा बहुत कार्ब्स हो गया। बाई चांस हमारा बिल्कुल ही कंपटीशन फेज है तो प्रोटीन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं हम। ऑफ सीजन में हमें कार्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नाश्ते में क्या है, लंच में क्या रहता है? जैसे अभी कैम्प में है मैम, तो वहाँ पे हो गया जैसे कार्ब्स, दलिया वगैरह हो गया, और केले वगैरह हो गए, स्प्राउट्स हो गए, और पनीर हो गया ब्रेकफास्ट में, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। ब्रेड जैम के साथ में, बटर के साथ में, ऑमलेट हो गए, अंडे हो गए, तो वो डिसाइड करना पड़ता है कि क्या खाना है और कितना खाना है। तो वो कौन डिसाइड करता है कि इतना सारा सामान रखा है कि मुझे उसमें से कितना खाना है और क्या खाना है? जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने हमारे पास डाइट प्लान भेज दिया, तो उसके बाद में मैं कैम्प में हूँ तो मेरे कोच ध्यान रखते हैं कि उतना ही खाए जितना जरूरत है, ज़्यादा ना खाए, कम ज़्यादा भी ना खाए तो और कम भी ना खाए। हाँ, क्योंकि हमने पीछे काफ़ी वज़न गेन कर लिया था अभी एशियन गेम्स के बाद में। अभी थोड़ा थोड़ा फिट होने लगा हूँ मैं वापस, तो अभी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। आपने इतने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, भारत के लिए मेडल जीते, तो जब उस स्टेज पे रहते हैं तो नेचुरल है कि बहुत सारे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ के एथलीट्स आपके साथ compete कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा उनको देख के लगा कि इनकी ट्रेनिंग और इनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती होंगी हमारे भारत के एथलीट्स के मुकाबले, और हमें ये और सुधार अपने सिस्टम में करना चाहिए ताकि हम और अच्छा कर सकें? फैसिलिटीज़ होना और सुधार होना में अलग अलग बात है। सुधार की तो फॉर श्योर ज़रूरत है इंडिया में, बट मैं 2018 में फ़िनलैंड गया था ट्रेनिंग के लिए, कुर्तने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में। बहुत ही फेमस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ का। मेरे को वहाँ पे ऐसा कुछ अलग फील नहीं हुआ पर्सनली। अलग अलग एथलीट का अलग अलग व्यू हो सकता है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ अलग है। हो सकता है थोड़ा बहुत वेदर का कैस को आपकी थोड़ा पोल्यूशन कम है वहाँ पे, या फिर थोड़ा ठंडा वेदर रहता है जो थ्रोअर्स के लिए थोड़ा अच्छा बोला जाता है, बट ऐसा मेरे को कुछ अलग फील नहीं हुआ कि हाँ वहाँ के एथलीट्स कुछ अलग कर रहे हैं। या अभी भी जैसे टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद में भी मेरे को बोला गया कि थोड़ा बहुत आप बाहर जाइए, विदेश में ट्रेनिंग करिए। तो आई थिंक जितना पैसा विदेश में ट्रेनिंग के ऊपर मेरे ऊपर खर्च होगा, उतने में यहाँ पे ही बहुत सारे एथलीट्स को वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो मेरा यही रहता है कि इंडिया में ही रह के ट्रेनिंग, क्योंकि मैं फैमिली से दूर नहीं रह सकता पहली बात तो, और मेरा होता है कि अपने ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं। तो फ़ॉरेन में बाकी जो एथलीट्स आते हैं मेरे को पता है कि वो किस एटमॉस्फेयर से आए हैं, और ऐसा कुछ कभी मेरे को पर्सनली फील नहीं हुआ कि ये कुछ अलग करके आए हैं। इवन जब 2016 रियो पैरालंपिक्स तक जो मेरी कैटेगरी के एथलीट्स थे वो ब्लेड यूज़ करते थे जो रनिंग के लिए यूज़ होता है, तो उस टाइम पे 54-53 मीटर जैवलिन लगती थी हमारी कैटेगरी में, और तब मैंने ब्लेड यूज़ किया तब मेरे को फील हुआ कि नहीं ये सही नहीं है हमारी थ्रोइंग के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो हम पावर जनरेट करना चाहते हैं वो उसको उल्टा एब्जॉर्ब कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट भी नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हम डाल रहे हैं वो भी हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उससे मिलना तो बहुत अलग बात है। तो तब हमने रिसर्च की, तो आज दूसरे एथलीट्स फॉलो कर रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहले तो हर एक एथलीट को समझना होता है कि उसके आज के टाइम में उसकी बॉडी को प्रॉपर नीड किस चीज़ की है। तो आई थिंक वो एक फैक्टर है। बाकी विदेश का ट्रेनिंग का
नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगता कि कुछ अलग है वहाँ पे। तो भारत भी अभी उस दिशा में बढ़ रहा है कि यहाँ भी एथलीट्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग बिल्कुल मैम, अभी जैसे साई सोनीपत में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, वहाँ पे जिम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है वहाँ पे, और ट्रैक भी अभी बनने वाला है वहाँ पे नया। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई इंडोर स्टेडियम भी, उसमें इंडोर हॉल है जो वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, तो है इंडिया में भी। बाकी आप साउथ साइड में जाओगे तो बेंगलोर है जो साई स्टेडियम, बहुत ही अच्छा, काफ़ी सुना है, गया तो नहीं हूँ मैं, बट मैंने काफ़ी सुना है कि हाँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा मेंटेन है। तो इंडिया में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे आप अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हो। इवन बाई चांस इंडिया में तो ऐसी चीज़ है, बाई चांस आपको ठंड में वर्कआउट करना है तो आप नॉर्थ साइड जा सकते हो, बाई चांस आपको गर्मी और ह्यूमिडिटी चाहिए तो आप साउथ साइड जा सकते हो। तो आई थिंक ये किसी भी कंट्री में इतनी नहीं है ऐसा कुछ कि आपको हर तरह का वेदर मिले। सो नेचुरल है, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत की आंखें आपके ऊपर होती हैं कि सुमित अभी क्या करने वाला है इस गेम्स में। तो कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं ऐसे इन मोमेंट्स में? आई थिंक आपको मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आपकी सराउंडिंग्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करती हैं। मेरी सराउंडिंग्स लकीली काफ़ी पॉजिटिव हैं। जो मेरे दोस्त हैं, मेरा जेवलिन का एक प्रॉपर ग्रुप है सोनीपत में, तो वो इतना पॉजिटिव है कि वो कभी डिमोटिवेट नहीं होने देता। बाई चांस आप कहीं से थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी हो तो वापस आपको मोटिवेट कर देगा वो। तो आपकी सबसे पहले तो सराउंडिंग्स होगी, उसके बाद में फिर आपके कोच कैसे हैं, आपके फिजियो कैसे हैं, उस चीज़ पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो अगर जो आपकी सराउंडिंग्स अच्छी है तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। तो वो आपको निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं। बिल्कुल। और जब भी हम कंपटीशन में होते हैं तो पीछे से यही आवाज़ आती है कि रिकॉर्ड ब्रेक करना है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है, तो वो एक माइंड में रहता है कि हाँ मतलब टारगेट साफ साफ दिखता है। तो प्रेशर नहीं रहता कि रिकॉर्ड ब्रेक करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी फील हुआ कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमारा काम है अपना 100% देना, और बाकी कोशिश हर बार हो ही जाती है पूरी। हाल ही में भारत ने एशियन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 107 मेडल जीते, लेकिन पैरा एशियन गेम्स में तो उसको भी तोड़ते हुए 111 मेडल जीते हैं भारत ने। तो सुमित, क्या लगता है कि क्या सुधार आ रहा है भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, या क्या सपोर्ट मिल रहा है जो इतना बढ़िया प्रदर्शन पैरा एथलीट्स आज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैम सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अच्छा सपोर्ट कर रही है स्पेशली पैरा एथलीट्स को, तो वो एक वाकई काबिल तारीफ़ है। और अलग अलग स्कीम्स है, जैसे टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम है, और भी बहुत सारी स्कीम है जिससे स्पेशली यंग एथलीट्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो आई थिंक वो एक ऐसा स्टेप है जो आने वाले यूथ को काफ़ी फ़ायदा करेगा इंडिया को स्पोर्टिंग कल्चर बनाने में। और नेचुरल है कि आपकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहती होगी ट्रेनिंग में, तो ऐसा कुछ पसंदीदा खाना है जो आपको कभी कभी खाने मिलता है बस, लेकिन बहुत पसंद है, लेकिन खाने को नहीं मिलता है ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं, बट जैसे हमारा कंपटीशन खत्म हो गया, जैसे अभी रिसेंटली एशियन गेम से हम वापस आए, तो एक महीना मैंने जम के मीठा खाया। मैंने मीठा बहुत पसंद है। मिठाई आप बहुत पसंद है? कौन सी है फेवरेट मिठाई? कोई भी हो जाए मैम, रसमलाई हो जाए, रसगुल्ले हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी पूरी टीम को ही पसंद है, बट उसका फिर असर ट्रेनिंग में दिखता है वो जब सिर्फ ऑफ सीजन में आफ्टर कंपटीशन मिलता है? आफ्टर कंपटीशन ही मिलता है बस। बीच बीच में थोड़ा बहुत चीट मील हो गया तो फिर अगले दिन उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगले दिन क्या ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होती है अगले दिन। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ना खाएं तो फिर एथलीट का मन ही नहीं करता, कि उनको पता है कि बाई चांस आज खा लिया तो कल सहना पड़ेगा, तो नहीं खाते। सुमित, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोई पर्सन, कोई चीज़, क्या लगता है आपको कि मेरी लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज? पर्सन तो मैम मेरी मदर है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मतलब वैसे बात करें तो जेवलिन आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सुमित? और कुछ स्कूल में क्या कुछ सुमित बदमाश था कि एक सीधा लड़का था? नहीं, स्कूल में तो काफ़ी बदमाश था मैं मैम। और मेरी स्कूलिंग देवऋषि विद्या निकेतन स्कूल में, ये भालगढ़ में है। तो स्कूल में तो एक मतलब स्पोर्ट ही तो था, बट नोटी काफ़ी मतलब शरारती बच्चा था मैं काफ़ी। कोई इंसिडेंट जो याद हो स्कूल का? इंसिडेंट तो हम मतलब वैसे स्ट्रिक्ट स्कूल था हमारा, बट ऐसे कि नॉर्मल पीरियड्स में जैसे मैथ्स की क्लास है तो ग्राउंड पे चले गए वॉली खेलने, ये सब। फिर पिटाई होती थी आने के बाद में। तो टीचर से पिटाई भी होती थी? खूब पीटा है मैम टीचर्स ने तो, मेरे को रगड़ रगड़ के पीटा है।
लेकिन आज वो सभी टीचर्स आप पे बहुत प्राउड फील करते होंगे जब आपकी अचीवमेंट्स को देखते होंगे तो। बिल्कुल मैम, जब भी मैं मिलता हूँ उनसे तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं वो, और काफ़ी अच्छा लगता है जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आज स्टेज पे उनसे मिलना। और आपके जितना भी ये प्रोफेशनल स्पोर्टिंग करियर रहा है उसमें कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट जो आपको याद हो और आपके दिमाग में छप गया हो? मेमोरेबल इवेंट मैम, सबसे जब मेरा समर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल आया तो उस टाइम पे तो एक वो सपना सा था कि हाँ, मैं सोच के गया था कि हाँ गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। वो जब आ गया तो यकीन ही नहीं हुआ कि हाँ गोल्ड मेडल आ गया है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो उसके बाद में जैसे कंपटीशन ख़त्म हुआ तो जब फर्स्ट टाइम मैंने मेडल को देखा तो फिर वो एक सबसे अलग मोमेंट था कि पिछले 4-5 साल जो हमने स्ट्रगल के बिताए हैं वो वर्थ करते हैं उस चीज़ के कड़ी लिए। मेहनत का फाइनल। बिल्कुल, वो एक जो चमक थी उस मेडल में तो वो अलग ही थी। अलग ही उस टाइम थी। पे ऐसे हो रहा था कि हाँ वर्ल्ड के टॉप लेवल पे खड़े हैं और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो वो फीलिंग कुछ अलग ही थी। कैसा लग रहा था कि जब देश के लिए वो मेडल जीता कि जब श्योर हो गया कि मैम गोल्ड मेडल आ गया, उसके बाद में फिर डोप टेस्ट के लिए गए हम। उसके बाद में फिर साई से जो मैनेजर थे हमारे टॉप्स के एथलीट मैनेजर, वो आए, पीएम सर ने हमसे बात की। तो पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये सच में हो रहा है। उसके बाद में फिर जब मेडल सेरेमनी हुई तो जिस तरह की अप्रिसिएशन वहाँ पे मिली, और जब मेडल को देखा तो बहुत टाइम लग गया मेरे को रियलाइज़ करने में कि हाँ ये हो गया एक है। सपना सा लगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक एथलीट का सपना होता है मैम कि ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में मेडल लेके जीते, आए, भारत का नाम और रोशन गोल्ड करें। विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा सुमित, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि इस मेरी प्रोस्थेटिक लेग से कुछ मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर मी और मुझे मुश्किल है इसके कारण? चैलेंज नहीं, बट 2019 में मैम जब मैं पहले नॉर्मल लिम्स यूज़ करता था जो नॉर्मल चलने के लिए होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं इतनी फोर्स जनरेट करने लगा कि वो टूट जा रहे थे बार बार। कई बार तो ऐसा हुआ मैं नया लेके आया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लगभग 2-2.5 लाख का भी आप लोगे नॉर्मल, तो एक फुट इतना महंगा होता है। वो आते ही पहले दिन ट्रेनिंग पे टूट जाता है तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान एक टाइम पे। तो फिर उसके बाद में जब 2019 में दुबई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया तो उसके बाद मैं ब्लेड यूज़ करने लगा। फिर 2019 में जब वहाँ पे मेरे को एक्सपर्ट्स मिले तो वहाँ पे उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, तब उन्होंने बताया कि जो आप लेग यूज़ कर रहे हो वो थ्रोइंग के लिए तो है ही नहीं है। ओके। वो स्पेशली फुटबॉलर्स के लिए या फिर बैडमिंटन एथलीट्स जिन्हें थोड़ा रनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके लिए बनाया गया है। अच्छा, अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग प्रोस्थेटिक लेग्स भी रहते हैं? हाँ, होता है मैम कि स्पेशली जो आपकी गेम में आपकी नीड है, क्योंकि नॉर्मल इंसान की अलग बात होती है बट व्हेन इट कम टू पैरा स्पोर्ट्स तो आपकी एक स्पेशल नीड होती है। तो आप नीड को किस तरह से समझ पाते हो, तब हमने इंडिया में आके रिसर्च की, तब उन्होंने वहीं पे बता दिया था 2019 में कि अगर जो तेरे को सही लिम मिल गया तो 70 मीटर से आगे जाएगा तेरे जेवलिन, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट है तो एनालाइज कर लेते हैं। तो वहाँ पे फिर मेरे को 70 मीटर की धुन सवार होगी कि हाँ 70 मीटर लगाने। उस टाइम पे एक 70 मीटर पैरा एथलीट्स के लिए सपना था, कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि पैरा एथलेटिक्स में 70 मीटर जेवलिन भी लगेगी कभी। क्योंकि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में काशीनाथ सर का ब्रॉन्ज मेडल 74 मीटर पे आया था, आई थिंक 74 मीटर पे। तो उस 70 मीटर एक बहुत बड़ा मार्क था उस टाइम पे। तो फिर मेरे धुन सवार होगी कि हाँ 70 मीटर। फिर हमने आगे रिसर्च की कि कौन सा लेग मेरे लिए यूज़ रहेगा। फिर हमें फाइनली एक लेग मिला, और जब 1 साल उसको सेट होने में लग गया प्रॉपर, मेरे को अभी तक याद है फेब 2020 से लेके और फेब 2021 में वो सेट हुआ था। मतलब उसके बाद उस पर ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर रिकॉर्ड ब्रेक होते चले गए। बहुत सारे आज भारत के बहुत सारे स्पेशली एबल्ड एथलीट आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो क्या उनको सबको एडवाइस देना चाहोगे जो एक स्पोर्ट्स को एज ए करियर लेना चाहते हैं? स्पोर्ट्स को एज अ करियर उनको एक ही एडवाइस है कि मैम कि एक जब आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर चुनते हो तो बहुत ही लंबा सफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल करोगे स्पोर्ट्स, 2 साल करके छोड़ दोगे। वो आपको लगभग पूरी लाइफ करना है, जब तक बूढ़े नहीं हो जाते जब तक करना है। तो सोच समझ के सबसे पहले तो अपना गेम चुने जिस गेम में आपकी सच में रुचि हो। कई बार मैंने एथलीट्स में देखा है कि वो कोई और गेम चुन लेते हैं, उनकी रुचि दबाव में आके तो सबसे पहले तो वो ना करें। सबसे अलग बात, एक अच्छा कोच चुने
कि जो आपकी जिसमें आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो और आपकी बात को समझे, क्योंकि पैरा एथलीट्स की, हर एक पैरा एथलीट की अलग से स्पेशल नीड होती है, तो नीड को समझे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद पे विश्वास रखो कि हाँ आप कर सकते हो। तो अगर जो आप तीनों चीज़ें हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। और सुमित, आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स है? अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया, पैरालंपिक्स में मेडल जीत लिया, अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो और अब कहाँ तक जाना है सुमित को आगे? कोशिश यही रहेगी कि मैम जब तक अपनी लिमिट्स को पुश कर सकें। मेरे को अभी भी याद है जब हम पेरिस में गए थे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए, तो हम ये एम लेके गए थे कि उस टाइम पे पैरा हिस्ट्री की किसी भी कैटेगरी में, सिर्फ मेरी में नहीं, 71.01 मीटर का रिकॉर्ड था, मतलब हाईएस्ट लॉन्गेस्ट थ्रो थी जेवलिन की, वो F13 कैटेगरी की थी। तो ये एम लेके गए थे कि सबसे लंबी थ्रो लगानी है, बट वहाँ पे नहीं लगी। तो हमारे पास में गोल्ड मेडल था, हम वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे, हमारे पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, 70.83 लगी थी वहाँ पे। बट हम रूम पे आए तो ऐसे ही चुपचाप बैठे थे सारे, तो ऐसे ही कि मैंने फिर अपने कोच साहब से पूछा क्या हो गया, कि बोले नहीं वो 71.01 रह गया। फिर वो एशियन गेम्स में ब्रेक हुआ तो काफ़ी लंबा हो गया, वो 73 हो गया वहाँ पे। तो यही होता है कि लिमिट्स को जितना पुश कर सके। अभी नेक्स्ट ईयर अब ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है हमारी और मेन पैरालंपिक्स है, तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और कोशिश करेंगे कि इस मार्क को आई थिंक 75 मीटर तक तो लेके ही जाए इस साल। बिल्कुल, उससे ऊपर चला गया तो कोई बढ़िया। आपने रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो कुछ कॉलेज का कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कॉलेज के फेस्टिवल्स होते हैं, अटेंड करते थे कुछ? एक दो ही अटेंड किया था, उसके बाद तो फिर स्पेशली मैं बिल्कुल गेम में, स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान लगा दिया था। हाँ, बट टीचर्स काफ़ी सपोर्ट किया टीचर्स ने मेरा, और जैसे तैसे पास हुआ हूँ मैं। लेकिन अभी आपने इतना बढ़िया प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है सब टीचर्स अभी बहुत खुश होंगे। हाँ, अभी भी जब कॉलेज में जाता हूँ तो काफ़ी सबसे मिलता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी मदद किया उन्होंने, क्योंकि प्रॉक्सी वगैरह लगाने में, अटेंडेंस वगैरह लगाने में, और जो असेसमेंट के नंबर होते हैं वो लगाने में काफ़ी हेल्प किया उन्होंने, तो थैंकफुल उनका भी। बढ़िया। आप नेचुरल है, आप तो बहुत फिट हैं, तो आप भारतीय जनता को फिटनेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि फिटनेस का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, एक किसी भी के लाइफ में, किसी ह्यूमन बीइंग में क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल मैम, हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है आपकी एक निरोगी काया होती है, और फिटनेस का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आप कुछ भी कमा लो अपनी लाइफ में, बाई चांस आप फिट नहीं हो तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे कभी भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो कम से कम आधा घंटा डेली अपनी बॉडी को दें, प्रॉपर वर्कआउट करें, तो काफ़ी अच्छा फील करोगे आप फिजिकली के साथ साथ। आई थिंक मेंटली भी काफ़ी स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे वर्कआउट करके। तो क्या एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं सुमित, हमें क्या सिखाएंगे? आज हम हिप फ्लेक्सर की एक्सरसाइज कर लेंगे मैम, क्योंकि हमारी कोर और हिप फ्लेक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो उसकी एक्सरसाइज। उससे क्या हमारा हिप फ्लेक्सर एंड क्या स्ट्रॉन्ग बनता है? उससे हमारी मैम कभी भी बाई चांस आपकी लोअर बैक में पेन है, या आप थोड़ा बहुत कहीं पे लेग्स में थोड़ा बहुत पेन महसूस कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है, वो जस्ट रिहैब एक्सरसाइज है, तो ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है अपने घर में आराम से, और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उनको। तो सुमित, आप हमें सिखाएंगे कि कैसे हमको हिप फ्लेक्सर की एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? ओके, जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है, और ऐसे एक पैर ऊपर, बार बार ऐसे ऊपर नीचे। आप बाई चांस ईजी महसूस कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ में भी कर सकते हो ये। तो सो लेट अस डू इट 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी ये जो लेग है इसको ऐसे साइड में लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हो इसमें, ऐसे खड़े होके, और इसको ऐसे पीछे ओके, आपको यहाँ पे महसूस होगा,
ओके, तो ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी हिप मसल्स होती हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, और कोर में भी बाई चांस आप हिप बाई चांस ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोर में भी आपका इम्पैक्ट आएगा। ओके, हाँ जी, ठीक। इसे ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको एक ऐसा गोल चक्कर बनाना है पैर से, जैसे ऐसे है तो ऐसे, ओके, इस पे थोड़ी सी सीटिंग लेके इस पैर पे यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे उल्टी साइड से स्टार्ट किसी करना भी है? साइड से। ओके, ऐसे स्टार्ट करके जहाँ तक आपकी रेंज खुल सके, मतलब प्रॉपर सीधा करके ऐसे ऐसे, थोड़ा नीचे ऐसे। काफी मुश्किल है, दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं, है टाइम नहीं के है। बाद में हो जाएगा।